हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना, और कार्बनिक रसायन में शुरू किया था हमने चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट, वर्गीकरण, नामकरण और अल्कोहल का विरेचन कैसे करेंगे वो हम जान चुके हैं। आज का जो हमारा चौथा लेक्चर है वो बच्चों फिनोल के विरेचन की विधियां हैं। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि इस चैप्टर को हम कितने पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। हम इसमें 3 पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। अब हम फिनोल की प्रिपरेशन मेथड्स, मतलब फिनोल को बनाने की विधियां देख रहे हैं, और फिनोल को बनाने की विधियों के साथ साथ हम इसी लेक्चर में इन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि होते हैं आपके भौतिक गुण धर्म, उनकी चर्चा भी करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर जिसका नाम है फिनोल का विरेचन। ठीक है, तो बच्चों अब टॉपिक ये है कि हम हेलोएरीन से फिनोल का विरेचन कैसे करेंगे। तो देखिए, फिनोल क्या होता है? फिनोल का मतलब होता है कि हमें बेंजीन की रिंग के ऊपर क्या लेके आना है, बेंजीन की रिंग के ऊपर हमें OH ग्रुप लेके आना है। ये हमारा फिनोल होता है, लेकिन बनाना किससे है? हेलोएरीन से बनाना है। इसका मतलब रिंग के ऊपर आपका कोई हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो। तो हेलोएरीन से हम कैसे फिनोल को बनाएंगे, तो वो स्टेप्स क्या है जरा देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर हेलोएरीन लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिया। हम क्या लेके चले? यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन से मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पर फिनोल का निर्माण करना है। तो क्लोरोबेंजीन से फिनोल का निर्माण करने के लिए हम इसको NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर तो हो 623 केल्विन और प्रेशर हो आपका 300 एटमॉस्फेयर। तो 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में जब आप इस क्लोरोबेंजीन में NaOH को ऐड करते हो, NaOH मतलब हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ऐड किया आपने? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के एडिशन पर यहाँ पर बच्चों आपको क्या मिलेगा? आप ये देखोगे कि यहाँ पर आपको O नेगेटिव और Na+ मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। सोडियम का फिनॉक्साइड आयन आपको मिलेगा, ठीक है, O- Na+। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें क्या करना है? हमें रिंग के ऊपर OH ग्रुप चाहिए, फिनोल ग्रुप चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसकी हम इसकी यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो HCl के साथ रिएक्शन करवाने पे हमें क्या ऑब्टेन होगा? आप देखोगे कि रिंग के ऊपर तो आपको OH मिल जाएगा और ये NaCl आपका एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। तो ये हुआ कि आपने कैसे फिनोल का निर्माण किया। फिनोल का निर्माण किससे किया? फिनोल का निर्माण आपने किया हेलोएरीन से। इतना क्लियर है बच्चों? तो हेलोएरीन से निर्माण करने के लिए NaOH से आप उसकी अभिक्रिया करवाओगे 623 केल्विन टेम्परेचर पर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और बाद में हम उसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाएंगे, तो हमें ये फिनोल एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो ये थी हेलोएरीन से फिनोल को बनाने की प्रक्रिया। दूसरा तरीका है आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से। बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से, बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पर फिनोल बनाना है। तो सबसे पहले नाम आया है बेंजीन का, तो लेके क्या चलो? बेंजीन लेके चलो। ठीक है, बेंजीन ले लिया। बेंजीन लेने के बाद इस बेंजीन में मिलाओ H2SO4 H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में। ठीक है, इसका नाम होता है बेंजीन। अब बच्चों, इस बेंजीन में अगर आप H2SO4 को मिलाते हो, बेंजीन में क्या करते हो? H2SO4 को मिलाते हो, तो इस H2SO4 को मिलाने के बाद यहां जो बनता है ना, वो ये बनता है, यहां आ जाता है SO3H। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसको मैं क्या नाम दूंगी? इसका नाम हुआ बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल।
जैसे ही मैंने इसमें H2SO4 डाला, यहां पर मुझे मिला बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। चलिए, तो अगला तरीका है हमारा कि बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से हम फिनोल का निर्माण कैसे करेंगे। तो बच्चों, बात हुई है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की, तो सबसे पहले तो मैं बेंजीन की बात कर लूं। आप सभी जानते हो कि बेंजीन का स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बेंजीन का सल्फोनिक अम्ल बनाना है। तो बच्चों ध्यान रखिए कि अगर आपको बेंजीन का सल्फोनिक अम्ल बनाना है तो आपको इसमें डालना पड़ेगा ओलियम। क्या डलेगा इसमें? ओलियम। नाम आपको अभिकर्मक का ध्यान रखना है। जैसे ही आप इस बेंजीन में ओलियम को डाल देते हैं तो क्या होगा, इस बेंजीन की रिंग के ऊपर आपका एक ग्रुप जुड़ जाएगा जिसको हम बोलते हैं SO3H। क्या बोलते हैं? SO3H। अब मैं आपको बता दूं कि ये SO3OH और कुछ नहीं बल्कि यही आपका बेंजीन का सल्फोनिक अम्ल है। क्या है ये? बेंजीन का सल्फोनिक अम्ल। क्लियर? अब मुझे इस सल्फोनिक अम्ल को यहां से हटाना है और ये हटाने के बाद मुझे क्या करना है, इसके ऊपर OH लगाना है। तो सीधी सी बात है, मैं इसमें क्या ऐड कर दूं, मैं इसमें NaOH को ऐड कर दूं और मैं इसको गर्म कर दूं, क्योंकि ये गर्म करने पे ही अभिक्रिया होगी। तो आप देखोगे कि यहां पर बेंजीन की रिंग के ऊपर आपका OH ग्रुप आ जाएगा और हम इसको बोलेंगे फिनोल। ठीक है, तो आप देखोगे कि सबसे पहले हमने यहां पर एक बेंजीन की रिंग ली, बेंजीन की अभिक्रिया हमने ओलियम के साथ करवाई, ओलियम के साथ अभिक्रिया करने के बाद यहां पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण हुआ। इसका निर्माण होने के बाद हमने इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करवाई, तो हमें सीधा क्या मिल गया? OH मिल गया। क्लियर? बीच में एक स्टेज में फिनोक्साइड आयन भी बनाएगा, जो मैंने आपको बताया O- Na+। तो ये थी दूसरी अभिक्रिया फिनोल को बनाने की। आगे बढ़ते हैं फिनोल को बनाने की तीसरी अभिक्रिया की तरफ। ठीक है, डायअज़ोनियम लवण, इसको हम कहते हैं BDS। ठीक है, BDS का मतलब बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट या फिर बेंजीन डायअज़ोनियम लवण। क्या बोलेंगे? बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट या फिर बेंजीन डायअज़ोनियम लवण। ठीक है, सबसे पहले करो क्या, क्योंकि नाम आया है बेंजीन का, तो सिंपल सी चीज याद रखो कि लेके क्या चलना है, लेके मुझे यहाँ बेंजीन ही चलनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या ले लिया, मैंने यहाँ पर ले लिया बेंजीन को। क्लियर बच्चों? अब मुझे बनाना है डायअज़ोनियम लवण। डायअज़ोनियम लवण आपका कैसे बनता है, आप देखोगे कि बेंजीन में आप जब भी कोई अमीनो कंपाउंड लेके चलते हो, अमीनो कंपाउंड का क्या मतलब होता है कि बेंजीन के रिंग के ऊपर आपका कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बेंजीन लेने के बाद आपको बेंजीन से BDS से आपको क्या करना है, फिनोल का निर्माण करना है। तो क्या करो, बेंजीन की जगह पर क्या लो, अब यहाँ पर आप यहाँ पर लो बेंजीन के ऊपर कोई नाइट्रो का ग्रुप, तो मैंने NH2 ले लिया। अब बच्चों ध्यान क्या रखना है कि अगर इस बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा हुआ है तो हम इसको बोलते हैं एनिलिन। क्या बोलते हैं हम इसको? एनिलिन कहते हैं। इस एनिलिन की अभिक्रिया मैं करवाऊंगी NaNO2 प्लस HCl के साथ, और मुझे ध्यान रखना है कि तापमान मेरे को लेना होगा 273 से 278 केल्विन। क्लियर? मेथड का नाम है बेंजीन डायअज़ोनियम लवणों से। ठीक है, तो बेंजीन डायअज़ोनियम लवण आपके क्या होते हैं, ये लवण आपके सॉल्ट जो हैं ये बेंजीन के डायअज़ो ग्रुप वाले होते हैं। इसका मतलब रिंग के ऊपर आपको 2 ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, तो बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट से सबसे पहले मैंने NH2 लिया। NH2 का मतलब कि रिंग के ऊपर मेरा क्या है, रिंग के ऊपर मेरा NH2 है। तो रिंग के ऊपर NH2 को हम क्या कहते हैं, इसका नाम होता है एनिलिन। ठीक है, इस एनिलिन में मैंने NaNO2 प्लस HCl का मिश्रण डाला और मेरे को ध्यान रखना है कि तापमान मुझे क्या लेके चलना है, तापमान मुझे लेना है 273 से 278 केल्विन। क्लियर? अब देखिए होगा क्या, इस अभिक्रिया में आपको यहां पर रिंग के ऊपर मिलेगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जब आपको
इस बेंजीन की रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिले, इसी को आप बोलते हो डायएजो ग्रुप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें रिंग के ऊपर OH चाहिए, मतलब मुझे फिनोल चाहिए। तो बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, इस अभिक्रिया में H2O को डाल के इसका अपघटन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस अभिक्रिया का अपघटन करना पड़ेगा। अब इस क्रिया का अपघटन करने के बाद आप क्या देखोगे कि जैसे ही आपने इसमें H2O को जल को डाला, आपको यहाँ पर OH मिल जाएगा, और ये OH रिंग के ऊपर है, तो इसको मैं बोलूंगी फिनोल। क्लियर अभिक्रिया? क्या किया हमने, डायazonium लवण, डायazonium सॉल्ट से फिनोल का निर्माण किया। लेके क्या चलना है, नाम तो है इसका, इस तरीके को हम BDS कहते हैं, बेंजीन डायazonium सॉल्ट। लेकिन बेंजीन तो लेना है, लेकिन किस रूप में लेना है, एनिलिन के रूप में आपको लेना है। एनिलिन का मतलब होता है कि रिंग के ऊपर हमारा कौन सा ग्रुप लगा है, रिंग के ऊपर हमारा NH2 ग्रुप लगा है। ठीक है, NH2 ग्रुप लगा है। अब मैंने इसमें NaNO2 प्लस HCl को मिला लिया, किस तापमान पे, 278 केल्विन पे। जैसे ही आपने इसमें NaNO2 प्लस HCl को डाला, तो यहां पर आपका डायएजो ग्रुप आ गया, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें फिनोल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें जल को डाल के इसका अपघटन कर देंगे। तो जल के द्वारा अपघटन करने पे यहाँ पर OH ग्रुप का निर्माण हुआ। तो ये था फिनोल को बनाना BDS के द्वारा। ठीक है, अब जो आपकी चौथी अभिक्रिया है, तो बच्चों अब हमें ये देखना है कि हम क्यूमिन से फिनोल का निर्माण कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्यूमिन से अगर आपको फिनोल का निर्माण करना है, तो आपको लेके चलना पड़ेगा आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या लेके चलेंगे, आइसोप्रोपिल बेंजीन। और इस आइसोप्रोपिल बेंजीन का हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में हम इसको ऑक्सीकृत करेंगे। तो क्यूमिन क्या होता है, हमें बनाना पड़ेगा पहले यहाँ पर बेंजीन रिंग। क्लियर, इसके ऊपर मुझे बनाना पड़ेगा आइसोप्रोपिल ग्रुप। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3, यहाँ भी आ गया आपका CH3। ओके, अब इस आइसोप्रोपिल बेंजीन को मुझे क्या करवाना है, O2 से H2O2 की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में मुझे इसको ऑक्सीकृत करवाना है। क्या करवाऊंगी मैं इसको, ऑक्सीकृत। तो ऑक्सीकृत होने पे ये हमें क्या देगा, आप यहाँ पर देखोगे कि ये स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा। ये आपका ऑक्सीडाइज होके यहाँ बना लेगा COOH। क्लियर है, ये आपका, और यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हम H लगा देते हैं, ऑक्सीकृत होके आपका ये कंपाउंड बना लेगा। अब हमें क्या करना है, हमें क्यूमिन से फिनोल की रचना करनी है। तो फिनोल को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे H पॉजिटिव आयंस, और H पॉजिटिव आयंस कहाँ से आएंगे, मुझे यहाँ पर तनु एसिड का प्रयोग करना पड़ेगा, तनु अम्ल का प्रयोग करना पड़ेगा। डाइल्यूट एसिड हम लेंगे, उस H प्लस की प्रेजेंस में क्या होगा कि एक प्रोडक्ट तो आपको किस तरीके से मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों आपको यहाँ पर फिनोल, और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर आपको एसीटोन। और यहाँ पर जो उत्पाद की मात्रा उत्पन्न होगी वो यहाँ पर एसीटोन से भी ज्यादा होगी अगर आप क्यूमिन का प्रयोग करके फिनोल को बनाते हो। तो क्यूमिन से हमें क्या बनाना था, क्यूमिन से मुझे फिनोल बनाना था। तो ये हो गया हमारा फिनोल और ये हो गया हमारा एसीटोन। तो हमने क्या किया, जो हमारा आइसोप्रोपिल बेंजीन है उसको हमने H2O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीकृत किया। तो यहाँ पर ये हमारा बेंजीन का पेरोक्साइड बन गया। उसके बाद में हमने उसको H प्लस आयंस की प्रेजेंस में हीट किया, तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ पर फिनोल मिला। तो क्यूमिन से जो अगर हमें फिनोल को बनाना है तो सबसे पहले हमने उसका ऑक्सीकरण किया। ऑक्सीकरण करने के बाद हमने क्या किया, तनु अम्ल की उपस्थिति में उसको H2O से रिएक्शन करवाया। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा H2O आ जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, फिनोल और हमें एसीटोन मिलेगा। तो ये क्यूमिन से जो फिनोल का निर्माण होता है, ये हमारी प्रोसेस है क्यूमिन से फिनोल को बनाने की। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि पहला हमारा तरीका क्या था। पहला हमने किया हैलोजिनेशन, जिसको हमने बोला हैलोजनन। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया आप लोगों ने क्या देखी, हमने क्या किया, हमने किया उसका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया, उसके बाद में हमको फिनोल मिला।
तीसरी अभिक्रिया में मैंने क्या किया, तीसरी अभिक्रिया करवाई मैंने BDS, इसका नाम था बेंजीन डायazonium सॉल्ट के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन डायazonium लवण। क्या कहेंगे, बेंजीन का डायazonium लवण। क्लियर। अब जब ये बेंजीन का डायazonium लवण है ना, ये आपको कुछ इस रूप में मिला था, मैंने अभी भी आपको बताया, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, अभिक्रिया के बाद आप देखोगे कि इसने आपको दिया रिंग के ऊपर OH और यहां से N2 और HCl निकल के ये बाहर निकल गया। क्लियर। तो ऐसे आप बेंजीन से, डायazonium लवण से आप फिनोल का निर्माण कर सकते थे। और अभी आखिरी अभिक्रिया मैंने आपको क्या बताई, क्यूमिन से। क्यूमिन का मतलब होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या मतलब होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन हम क्यूमिन को कहते हैं। क्लियर बच्चों। तो ये 4 तरीके हैं फिनोल के निर्माण के लिए, चारों आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में किसी भी रूप में आपसे ये रिएक्शन पूछी जा सकती है। कई बार आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है और कई बार आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि आपको 2 अभिकर्मक लिख के दे दिए और आपको उत्पाद को वहां पर पहचानना होता है। तो उत्पाद को आप कब पहचानोगे, जब आपको पता होगा कि किसको बनाने की अभिक्रिया कैसी है। क्लियर है। चलिए, तो ये थी फिनोल को बनाने की अभिक्रियाएं हमारे पास में। अब आगे हम बढ़ते हैं भौतिक गुणधर्मों की तरफ। हमें पढ़ना है भौतिक गुणधर्म। अब ये जो भौतिक गुणधर्मों की बात हुई है, तो ये हम अल्कोहल और फिनोलों के ही भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। अब भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है हमारे लिए। तो भौतिक गुण का मतलब होता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बच्चों, मुद्दे की बात यह है कि जब आप अल्कोहल और फिनोल की भौतिक धर्मों की बात करोगे, भौतिक गुणों की बात करोगे, तो यहाँ पर आपको इनके 2 भौतिक गुणों की चर्चा करनी है। कौन कौन सी 2 भौतिक गुणों पे हम चर्चा करेंगे। अब वो दो भौतिक गुण कौन कौन से होंगे, पहला तो है आपका क्वथनांक, ठीक है, और दूसरी है आपकी विलेयता। क्लियर है। ये 2 भौतिक गुणों पे हम चर्चा करेंगे अल्कोहल और फिनोल की। अब पहले मैंने लिखा है क्वथनांक और फिर मैं बात करूंगी विलेयता की। क्वथनांक समझते हो, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि कितने तापमान पर कोई भी आपका विलय बॉयल होता है, गर्म होता है, उसको हम क्वथनांक कहते हैं, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर मैं विलेयता की बात करूं तो विलेयता का मतलब होता है कि कोई भी चीज आपने ली है वो उसमें किस तरीके से घुल सकती है। तो हम विलेयता को इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी कहते हैं, और सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज किसी में कितनी सॉल्युबल है। क्लियर। तो चलिए, क्वथनांक का क्या मतलब हुआ, क्वथनांक का मतलब हुआ बॉइलिंग पॉइंट, और सॉल्युबिलिटी मतलब विलेयता। नाम तो दोनों समझ में आ गए आपको। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कितने तापमान पर वो बॉइल होना शुरू होता है, और विलेयता का मतलब कि अगर आप उसको उसमें घोलोगे तो वो जल में घुलेगा या किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड में घुलेगा, ये उस चीज पर डिपेंड करता है। पहली चर्चा भौतिक गुणधर्म में हम क्वथनांक की करेंगे। पर बच्चों, भौतिक गुणधर्म को समझने से पहले आप ये जानते हो कि आप देखोगे कि हमारा जो पूरा अल्कोहल है उसके पास में 2 समूह हैं। कितने समूह हैं? 2 समूह हैं। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, अल्कोहल की चर्चा में हम सबसे पहली चर्चा यही कर रहे हैं कि अल्कोहल जो है हमारा वो 2 समूहों में बटा हुआ है। अब वो 2 समूह कौन से हैं? ये अल्कोहल के 2 समूह होते हैं। आगे वाला तो होगा आपका एल्किल या एरिल ग्रुप। क्या बोलोगे आगे वाले को? एल्किल या एरिल ग्रुप। और दूसरा होता है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। रुकिए, मैं बताती हूं आपको कि ये कैसे हुआ। अल्कोहल, जनरली अल्कोहल को लिखते कैसे हो? या तो आप इसको लिखते हो ROH, और अगर ये R पर न लगा होकर रिंग पे लगा हुआ है, अगर वो एरीन है तो हम इसको लिखते हैं AROH। यही लिखते हैं ना, अल्कोहल को हम ऐसे ही लिखते हैं। तो हम बोलेंगे कि हमारा ये जो पूरा अल्कोहल है ये 2 चीजों में विभाजित है, इसका 2 विभाजन हमने किया।
विभाजन हमने कैसे किया, पहला हो गया मेरा एल्किल और एरिल समूह। एल्किल और एरिल समूह का क्या मतलब है, एल्किल या फिर एरिल समूह। एल्किल और एरिल समूह का मतलब है आर या फिर एआर। आर का मतलब कोई भी कार्बन की श्रृंखला लेकिन वो खुली हुई श्रृंखला। एआर का मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब कोई भी कार्बन की श्रृंखला लेकिन वो रिंग की फॉर्म में। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह का मतलब होता है इसमें हाइड्रो और ऑक्सी है, OH ग्रुप है। तो आपने एल्कोहल को दो चीजों में विभाजित किया, एक हुआ आपका एल्किल और एरिल समूह और दूसरा हो गया आपका OH ग्रुप। क्लियर यहां तक? चलिए अब आप देखोगे कि R के साथ जो OH लगा है, ठीक है, R के साथ जो OH लगा है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन के साथ लगा है, वहां पर उनके बीच में जो बल है आकर्षण का, वो आकर्षण का बल होता है उनके बीच में अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जहां भी आपको OH दिखे ना, इसका मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ही करेगा। अब कार्बन की संख्या जितनी ज्यादा होगी, आप कहोगे कि क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। सिंपल सोच के देखो, दो कार्बन है, अगर हम उनको गर्म करेंगे तो जल्दी गर्म हो जाएंगे, और 4 कार्बन की चेन है तो उनको गर्म करने के लिए मुझे ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। तो कार्बन की संख्या जितनी ज्यादा होती है, वैंडरवाल्स बल की स्थिति या वैंडरवाल, हम बल को ये कहेंगे, वैंडरवाल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी बढ़ता जाता है। तो जितने ज्यादा कार्बन उतना वैंडरवाल फोर्स ज्यादा, और जितना वैंडरवाल फोर्स ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। ठीक है, एक और मुद्दे की बात ये आती है कि अगर आपका कार्बन श्रृंखला में लगा है, कैसे लगा है, श्रृंखला में लगा है, तो श्रृंखला में अगर कार्बन ज्यादा लगे हुए होते हैं तो उनका जो क्वथनांक होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है किन की कंपैरिजन में, जो सीधी चेन में होता है। क्लियर? तो हम यहाँ बोलेंगे कि क्वथनांक बढ़ता जाएगा अगर आप क्या करोगे, अगर आप कार्बन की चेन को और बढ़ाते जाओगे। अब बात यह है कि हम भौतिक गुण किसके पढ़ रहे हैं, एल्कोहल के, फिनोल के, ईथर के। तो एल्कोहल जो होते हैं ना, उनका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके अंदर अंतर आणविक आबंध है। कौन सा? हाइड्रोजन का आबंध है। क्लियर है? तो बच्चों यहां पर आप ये देखोगे कि एक चीज तो ये हुई कि जो आपका क्वथनांक है वो बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा वो? कार्बन की संख्या अगर बढ़ती है, जितने ज्यादा कार्बन होंगे ना उतना ज्यादा आपका क्वथनांक होगा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। और वो क्यों होगा? वो होगा क्योंकि उसमें वैंडरवाल फोर्स की, वैंडरवाल बल की मात्रा अधिक होने से। तो सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा कार्बन क्वथनांक उतना ज्यादा। और वो क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में वैंडरवाल फोर्स वहां पर आ जाता है। अब मैंने बोला कि जैसे जैसे शाखा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग होती जाती है, आप देखोगे कि क्वथनांक जो होता है वो कम होता जाता है। तो आप बोलोगे कि शाखाओं के लिए, शाखाओं के लिए क्वथनांक की मात्रा कम होती है। क्या होती है? क्वथनांक की मात्रा आपकी कम होती है। किसके लिए? शाखाओं के लिए। क्लियर है? तो जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाएंगी क्वथनांक की मात्रा आपकी कम होती जाएगी। अब मैंने बोला कि एल्कोहल जो होता है, अगर वो किसी भी कार्बन की समूह के साथ लगा हुआ है तो उनके बीच में अंतर आणविक कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। तो यहाँ पर बच्चों अब हम आगे बात करते हैं अल्कोहल के और फिनोल के भौतिक गुण धर्मों के बारे में। तो आप ये देखेंगे कि अल्कोहल और फिनोल में हमेशा आपके पास में दो समूह पाए जाते हैं। अगर मैं लिखती हूँ ROH तो उसके अंदर एक एल्किल समूह है और एक आपका हाइड्रोक्सिल समूह है। अगर मैंने लिखा ROH या फिर मैंने फिनोल बनाई और मैंने उसके ऊपर लिखा OH, तो आप देखोगे कि इन दोनों में हमेशा क्या पाया जाएगा
या तो कोई एल्किल ग्रुप होगा या कोई एरिल ग्रुप होगा, और साथ में कौन होगा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि अल्कोहल और फिनोल के अंदर जितनी भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो O और H के बीच में जो बॉन्डिंग है ना, वही चीज उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप किसी, हम कहेंगे कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी भी एल्किल या एरिल समूह पे लगा है, तो वहां पर उसके बीच में कौन सा आबंध है, वहां पर जो बॉन्डिंग होती है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। कौन सी बॉन्डिंग कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम हमेशा इस तरीके से डॉट लगा के दर्शाते हैं, और हिंदी में हम इसे कहते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। क्या कहेंगे? अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ही जो भी आपके अल्कोहल है, फिनोल है, ये क्या करते हैं, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं। इसका मतलब इनके मॉलिक्यूलर मासेस में डिफरेंस, या फिर मैं इनके क्वथनांक गलनांक की बात करूं तो वो इनके इस OH बॉन्डिंग की वजह से ही होता है। तो हमेशा जब हम R और OH के बीच में दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ वो बॉन्डिंग बनाते हैं तो कैसे बॉन्डिंग होती है, देखिए जरा, ये हमारा है RO और H ग्रुप, ये है हमारा RO और H ग्रुप। अब अगला मॉलिक्यूल इससे कैसे कनेक्टेड होगा, OH एंड R, फिर मुझे यहाँ डैश डैश करके यहाँ H लगाना पड़ेगा, फिर R, फिर O, फिर अगला मॉलिक्यूल कैसे कनेक्टेड होगा, H O, O से फिर ये दूसरा H एंड देन हमारा R। तो हमेशा जो O और H का मॉलिक्यूल होगा उसी के बीच में आपकी क्या होगी, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। सेम केस होता है कि अगर हमारे पास सिंपल हाइड्रोकार्बन की जगह पे अगर हमारे पास में फिनोल है, सिंपल हाइड्रोकार्बन की जगह अगर हमारे पास में फिनोल का स्ट्रक्चर है, तो O और H के बीच में बॉन्डिंग होगी, फिर दूसरा O यहां आएगा और ये फिनोल का रिंग इससे कनेक्टेड हो जाएगा। तो हमेशा जो हम बॉन्डिंग को शो करेंगे वो हमेशा बॉन्डिंग किसके बीच में होगी बच्चों, वो O और H के मॉलिक्यूल के बीच में होगी। क्लियर है? तो ये होता है H और O के बीच में बॉन्डिंग होने की वजह से जो भी आपके अल्कोहल फिनोल है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, पजेस करते हैं। तो आगे जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ेंगे क्वथनांक के बारे में। तो बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे क्वथनांक के बारे में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास में जो 3 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इन 3 स्ट्रक्चर्स में हमने एक अल्कोहलिक ग्रुप लिया, एक हमने मिथॉक्सी मिथेन लिया और एक हमने प्रोपेन लिया, मतलब हमने एक सिंपल हाइड्रोकार्बन लिया। तीनों के स्ट्रक्चर्स हमारे पास में यहाँ पे बने हुए हैं और तीनों का हमारे पास में जो द्रव्यमान और क्वथनांक है वो यहाँ पर मेंशन है। तो हम यहाँ पर क्या चीज प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अल्कोहल और फिनोल या फिर हमारे जो अल्कोहल होंगे और ईथर होंगे, कीटोन होंगे, तो इनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो हाइड्रोकार्बन के बराबर होते हुए भी इनका जो क्वथनांक है वो सिंपल हाइड्रोकार्बन से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये चीज को हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हमारे पास में यहाँ पर एक एथेनॉल ग्रुप दिया हुआ है। अब एथेनॉल जो है CH3CH2OH, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का द्रव्यमान निकालती हूँ, मॉलिक्यूलर मास निकालती हूँ, तो देखो यहाँ पे कार्बन 2 है, तो 2 मतलब 12 + 12, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6 है, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 6 × 1 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। तो हमारे पास में ये हो गया 24 + 6 + 16। तो 24 + 6 + 16 करेंगे तो इसका द्रव्यमान कितना आएगा, इसका द्रव्यमान आपके पास आ जाएगा 46 यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पर इसके क्वथनांक को देखो, क्वथनांक की वैल्यू है 351 केल्विन। ओके, सेकंड है आपका मिथॉक्सी मिथेन। तो मिथॉक्सी मिथेन में आप देखोगे CH3OCH3, ठीक है, कार्बन 2 है तो 12 + 12 करेंगे, हाइड्रोजन 7 है तो 7 × 1 करेंगे, और ऑक्सीजन आपके पास में एक ही है और ऑक्सीजन का मास कितना होगा हमारा 16 होगा। सॉरी, हाइड्रोजन हमारे पास में 6 है, 3 + 3 6,
तो ये हो गया 6 into 1। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगी तो ये भी कितना आएगा, ये भी आपका 46 आएगा। तो इसका द्रव्यमान कितना हुआ, इसका द्रव्यमान भी यहाँ पर 46 हुआ, लेकिन क्वथनांक पे अगर आप जरा ध्यान दें तो क्वथनांक अल्कोहल के कंपैरिजन में इसका कम है। ओके, अब ये आपके पास में प्रोपेन गिवन है। प्रोपेन का मतलब हमारे पास में सिंपल एक हाइड्रोकार्बन गिवन है। तो प्रोपेन में कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है। 3 कार्बन मतलब मुझे यहाँ पे 3 into 12 करवाना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, एक 7 और एक 8, तो ये हो गया 8 into 1। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बैलेंस्ड है क्या। अगर मुझे प्रोपेन को लिखना होगा तो CH3 CH2 CH3, तो कार्बन तो है बच्चों यहाँ पर 3, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 3 और 3 6, 6 और 2 8, तो ये हो गया आपका 36 प्लस 8, ये कितना आ गया, ये आपका 44 आ गया। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर मास 46, इसका भी 46, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 44 यूनिट, और इसका क्वथनांक कितना है 231 केल्विन। तो अगर हम अंदाजा लगाएं तो यहाँ पर तीनों ही स्ट्रक्चर्स का जो मॉलिक्यूलर मास है, ओके, जो द्रव्यमान है वो लगभग 44 के अराउंड है, लेकिन अगर आप इनके क्वथनांक को ध्यान से देखें तो इनके क्वथनांक में काफी डिफरेंस है। तो हम यहाँ से ये प्रूव कर रहे हैं कि हमेशा जो अल्कोहल फिनोल होंगे उनका जो क्वथनांक होगा वो बाकियों के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा होगा। तो अल्कोहल का सबसे ज्यादा 351 केल्विन, देन हम देखेंगे 248 इसका एंड 231 आपके सिंपल हाइड्रोकार्बन का। तो ये था इनका एक भौतिक गुणधर्म जिसमें हमने क्वथनांक के बारे में चर्चा की। आगे बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे भौतिक गुणधर्म की तरफ, जिसका नाम है विलयता, और विलयता को मैं कहती हूं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कौन किसमें कितना घुल जाएगा। अब अगर आप अल्कोहलों की बात करें, अल्कोहल की बात करें तो बच्चों अल्कोहल की विलयता जल में इसीलिए होती है क्योंकि वो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजन आबंध, बनाता है। अब अल्कोहल को अगर आप पानी में घोलो तो आप देखोगे कि अल्कोहल जो है वो आपका जल में विलयता को शो करता है, सॉल्युबिलिटी को शो करता है। तो अल्कोहल जल में क्यों घुला, क्योंकि अल्कोहल के पास क्या है बच्चों, अल्कोहल के पास है OH। क्लियर। और आपका जो जल है, जल मतलब होता है वाटर, वाटर के पास क्या है, वाटर के पास है H2O, मतलब वाटर H2O है। जब ये OH ग्रुप इस H2O के साथ कंबाइन होगा ना, तो ये H2O के साथ कंबाइन होके कौन सा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपकी पूरी रसायन विज्ञान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, उसको सबसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ताकतवर बॉन्ड माना जाता है। तो जो भी चीज अगर आप किसी में डालते हो, अगर वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है तो इसका मतलब उसकी विलयता उस चीज में है। अब जो बाकी की चीजें होती है, अगर मैं फिनोल की बात करूं, अगर मैं एस्टर की बात, ईथर की बात करूं, तो ये भी जल में काफी हद तक घुल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी जगह कोई और केमिकल लोगे तो उसमें ये अपनी विलयता को शो नहीं करेंगे। तो ये किसमें घुल सकते हैं, ये आपके जल में घुल सकते हैं। तो जल में ये क्या करेंगे, ये अपनी जल में विलयता को शो करते हैं। लेकिन एक और चीज है बच्चों, अगर आपका एल्किल एरिल की श्रृंखला, यहां पर एक चीज देख लेते हैं हम, एल्किल एरिल की क्षमता की श्रृंखला अगर बढ़ती जाती है, अगर बढ़ती है, तो यहां पर आप बोलोगे कि जो विलयता है वो आपकी कम होती जाती है। जैसे जैसे आप देखोगे कि एल्किल एरिल चेन की लंबाई या श्रृंखला बढ़ती जाती है, श्रृंखला की लंबाई, तो विलयता कम होती जाती है। तो देखिए ये वाटर जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करता है, मैंने लिया CH3 CH2
CH2OH। ठीक है, ये आपका अल्कोहल हो गया, मेथ प्रोप, इसका नाम क्या हुआ, प्रोपेन 1-ऑल। क्लियर है इतना? अब अगर इसको आप जल में डालोगे तो जल में ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये जल के साथ क्या बनाएगा, ये जल के साथ आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इसकी जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने के कारण ये जो है ये जल में विलयता को शो करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आपको इनको जल में घोलना है तो ये किसी भी अनुपात में मिक्स हो सकते हैं। आपने अगर अल्कोहल कम पानी ज्यादा लिया, पानी कम अल्कोहल ज्यादा लिया, तो आपका अनुपात कुछ भी हो, ये जल में किसी भी अनुपात में मिश्रित हो सकते हैं, विलय हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसकी जगह कोई और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया तो वहां पर ये अपनी विलयता ऐसे नहीं दिखाएंगे। और एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये विलयता है क्यों, क्योंकि जब भी आप अल्कोहल में जल को मिलाते हैं तो वो जल के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। लेकिन एल्काइल और एरिल में अगर कार्बन की श्रृंखला बढ़ती गई, जैसे अभी मैंने लिया 1 2 3 कार्बन, अगर मैं 4 कार्बन लूंगी, 5 कार्बन लूंगी, तो जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला की लंबाई बढ़ती जाएगी आप देखोगे कि जो विलयता है वो क्या होती है, विलयता आपकी कम होती जाती है। क्लियर? तो बच्चों ये जो थे अल्कोहल, फिनोल और ईथर के भौतिक गुणधर्म थे, जिसमें हमने क्वथनांक और विलयता के बारे में पढ़ा। इसके अलावा आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने फिनोल के निर्माण के बारे में देखा। तो आप देखोगे कि जो फिनोल का निर्माण है वो बेसिकली हम 4 तरीके से कर पा रहे हैं, हैलोजनन द्वारा, सल्फोनेशन द्वारा, बेंजीन डायजोनियम लवण द्वारा और आपका क्यूमिन द्वारा। जो क्यूमिन है उससे सबसे ज्यादा उत्पाद होता है फिनोल का पूरे विश्व में। क्लियर? तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो था फिनोल का निर्माण और उनके भौतिक गुणधर्म, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आज का लेक्चर सभी बच्चों को समझ में आया। तो बच्चों अभी तक के 4 लेक्चर्स में हम अल्कोहल, फिनोल और ईथर का इंट्रोडक्शन, वर्गीकरण, नाम पद्धति और उनका निर्माण हम सीख चुके हैं। अगली हमारी जो कक्षा होगी उसमें हम रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे अल्कोहल की, जो हमारे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उस लेक्चर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको हमारे साथ कनेक्टेड रहना होगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। अगर कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी डाउट्स अराइज होते हैं आपको किसी भी लेक्चर से लेके, या आपको कोई भी स्टडी मटेरियल या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।